ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है वो कोई पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ से मिलती जुलती एक संरचना है जिसे पठार कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पहाड़ के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, पहाड़ का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के जैसे स्ट्रक्चर वाले पठार के बारे में। लेकिन दोस्तों, पहाड़ और पठार इन दोनों में एक छोटा सा मूलभूत अंतर होता है। पहाड़ जो होते हैं उनकी चोटी होती है, पहाड़ ऊपर से नुकीले होते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनका जो बेस होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है और जैसे जैसे ये ऊपर हो जाते ही रहते हैं वैसे वैसे ये नुकीले होते रहते हैं, बल्कि एक चोटी के फॉर्म में दिखने लगते हैं। लेकिन पठार के साथ ऐसा नहीं होता है। पठार क्या होता है, ऊपर से भी ये प्लेन होता है, एक सतह होती है। जैसे हम लोग अभी प्लेन में रहते हैं ना ज़मीन में, तो ऊपर से जब हम पठार के ऊपर जाएंगे तो वो भी एक प्लेन की तरह हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मेज की आकृति का होता है। इसका मतलब होता है जैसे टेबल होती है, आपके घर में कोई टेबल होगा, टेबल में क्या होता है कि अचानक में उठा हुआ होता है और टेबल के जो सबसे टॉप होता है, टेबल टॉप, वो पूरा प्लेन होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। टेबल हमारा पहाड़ के जैसे तो होता नहीं है कि उसमें कोई चोटी हो, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो सपाट होता है। ऐसे ही पठार में भी होता है। तो ये एक मूलभूत अंतर है पहाड़ और पठार के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे मैं आपको फिगर्स के माध्यम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो इसी के साथ ही चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर पठार को, वो भी बिना किसी देरी के। सामान्यतः सागर तल से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर ऊंचे उठे स्थलखंड को पठार कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो पठार होते हैं उनकी लंबाई वैरी करती है, यानी कि 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर ऊंचे हो सकते हैं समुद्र तल से। और इनका जो ऊपरी सतह होता है वो एक मेज की भांति होता है और कम से कम एक ओर का ढाल अपने नज़दीकी स्थल या समुद्र तल से अधिक ऊंचा एवं खड़े ढाल वाला होता है। तो दोस्तों, जो प्लेट्यू होते हैं यानी कि पठार होते हैं, तो पठारों के साथ क्या होता है कि ऊपरी हिस्सा तो इनका सपाट होता है जैसे मेज के साथ होता है, मैंने आपको बताया। लेकिन जो इनका कम से कम एक ओर का जो ढाल होता है, वैसे तो दोनों ओर का ढाल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ओर का ढाल अपने नज़दीकी स्थल, ठीक है, उसके बगल में अगर कोई प्लेन है या उसके बगल में कोई समुद्र है, उससे तो एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। अगर हम कहेंगे कि प्लेन के ही बराबर साइज़ का है तब तो वो प्लेन ही हो गया, तब कहाँ पठार रह गया। पठार होने के लिए इसको प्लेन से ऊपर उठना होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अपने नज़दीकी स्थल या समुद्र तल से अधिक ऊंचा और खड़े ढाल वाला होना चाहिए। पठार कभी कभी मैदानों से नीचे भी हो सकते हैं और कभी कभी पर्वतों से भी ऊंचे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, जैसे यूएसए का पीडमांड, ये एक ऐसा पठार है जो कि मैदान से भी नीचा है। और जो हमारा तिब्बत का पठार है वो इतना ऊंचा है कि उससे तो कई पर्वत भी छोटे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो तिब्बत का पठार है वो 500 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी, हमेशा हर केस में नहीं, मैक्सिमम केस में तो पठार जो होते हैं वो प्लेन से ऊपर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये मैदान से भी नीचे हो सकते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि पठार पहाड़ से भी ऊपर होते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, अब हम पठारों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। दोस्तों, पठारों की जो उत्पत्ति है उसमें अंतःजात और बहिर्जात इन दोनों बलों का प्रभाव पड़ता है। ये दोनों बल एक दूसरे को लेकर कार्य करते हैं और पठार का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट है उत्थान एवं धसान। उत्थान का मतलब आपको पता है ऊपर उठना, और धंसान का मतलब आपको पता है कोई चीज़ धंस जाना, यानी कि नीचे चली जाना। तो यदि किसी क्षेत्र के आसपास की ज़मीन में उत्थान या धंसान की क्रिया होती है तो धंसान की स्थिति में स्थिर भाग तथा उत्थान की स्थिति में उठा हुआ भाग पठार का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे दो ज़मीन है, ठीक है, दो लैंड हैं, और मैं आपको इसको एक फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारा ये है
ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ सरफेस, और ये एक दूसरा है। तो कई बार क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे धंस गया, ठीक है, वो नीचे धंसते धंसते कहाँ तक आ गया, सपोज करिए यहाँ तक आ गया, नीचे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आ गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अब ये जो स्थिति बन गई वो ऐसी बन गई, ये हमारा एक प्लेन हो गया और ये हमारा नीचे हो गया। तो यहाँ से हम ऊपर, यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसको ये पहाड़ के जैसे दिखेगा। तो एक्चुअली में ये पहाड़ नहीं है, अभी ये पठार है, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सपाट है, ठीक है, वो कैसे है, जैसे टेबल का टॉप होता है, बिल्कुल उस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये धसान की स्थिति थी। धसान की स्थिति में कि जो उठा हुआ भाग होता है वो पठार का रूप ले लेता है, ये वाला। और उत्थान की स्थिति में अगर यही नीचे से ऊपर हो गया होता, ये उठ गया होता, तो उठा हुआ हिस्सा ही हमारा पठार कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, भूसन्नति। जब किसी भूसन्नति में पर्वत निर्माण की क्रिया होती है तो भूसन्नति के दोनों किनारों में वलन से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। जबकि बीच का जो भाग होता है वलन के बिना कुछ ऊपर उठ जाता है और पठार का रूप ले लेता है, जैसे तिब्बत का पठार। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दोस्तों फिगर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अर्थ के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, एक तो हमारा ये अर्थ ब्लॉक हो गया और दूसरा हमारा ये अर्थ का ब्लॉक हो गया। ये दोनों एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे हैं। तो बल लगाने के कारण जो ये वाला पूरा एरिया है यहाँ पे एक कंप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे संपीड़न हो रहा है। तो संपीड़न के कारण हम दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक पार्ट है वो पहाड़ का रूप ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पहाड़ बन गया हिमालय पर्वत, और दूसरी तरफ दूसरा पर्वत बन गया, ठीक है, और दो पर्वत के बीच में जो बना वो हो गया हमारा पठार। ओके, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये जो हमारा हो गया दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ, उसी को हम कहते हैं पठार। तो जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया था कि भूसन्नति, जब किसी भूसन्नति में पर्वत निर्माण की क्रिया होती है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना पर्वत निर्माण की क्रिया हो रही है, तो भूसन्नति के दोनों किनारों में वलन से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या देखा कि पर्वत की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, लेकिन पर्वतों की उत्पत्ति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊपर नहीं उठ पाता है, तो इसलिए वो एक पठार का रूप ले लेता है, ठीक है, वो चोटी के फॉर्म में ऊपर नहीं उठ पाता है, बल्कि वो केवल पूरा का पूरा लैंड मास ही ऊपर उठ जाता है। तो जो पूरा लैंड ऊपर उठ जाता है उस उठे हुए हिस्से को हम पठार कहते हैं। और जो दोस्तों तिब्बत का पठार है वो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं अपने अगले पार्ट को। अगला पार्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगले पार्ट में है पर्वत निर्माण। ये भी उसी से मिलता जुलता है। पर्वत निर्माण के समय जब समीप की भूमि ज़्यादा ऊपर ना उठकर कुछ ही ऊपर उठती है तो पठार का निर्माण करती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, जब पर्वत बनता है तो पर्वत बनते समय जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी घनत्व वाला होता है वो तो नीचे छेपित हो जाता है, लेकिन जिनका घनत्व कम होता है वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, ये बल इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो एक पहाड़ का रूप ले सके, बल्कि वो बल इतना कम होता है कि केवल उसका जो लैंड होता है उस जगह का वो थोड़ा सा ही उठता है, पूरा का पूरा पर्वत के रूप में नहीं उठ जाता। तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा उठता है वो पठार का रूप बना देता है। और अगला देखते हैं लावा। लावा इत्यादि के जमा होने के कारण भी पठार की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारा जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, और लावा जब जमा होता रहता है, धूल मिट्टी और ये सब भी चीज़ें जमा होती रहती हैं, तो वो एक पठार का रूप ले लेती हैं, ठीक है। आगे आता है अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है, इस प्रक्रिया में अपर्दन एवं अपक्षय दोनों के संयुक्त प्रभाव से अपर्दनों के कारकों द्वारा ऊंचे पर्वतीय भाग को काट छांट कर नीचा एवं कुछ सपाट कर दिए जाते हैं, जिसे पठार की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको अवशिष्ट पर्वत के बारे में बताया था, रेजिडुअल माउंटेन। उसमें मैंने क्या बताया था कि कुछ अपर्दन के कारक होते हैं, ठीक है, जैसे वर्षा, पवन, नदी, हिमानी, ये सब जो होते हैं ये सब कारक होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे बड़े से बड़े पर्वत को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है कि जब ये
अनाच्छादन वगैरह की क्रिया होती है तो उस समय जो हमारे ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो इस तरीके से बदल जाते हैं कि पठार के रूप में आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको अभी तक पता चल गया होगा कि पहाड़ और पठार में केवल एक मूलभूत अंतर होता है कि पठार ऊपर से सपाट होते हैं जबकि पहाड़ ऊपर से चोटी नुमा होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो दोस्तों ये जो अपलेशियन पर्वत के पठार हैं वो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं पवन। पवनों द्वारा मिट्टी आदि को उड़ाकर कई बार एक जगह से दूसरी जगह निक्षेपित करने से भी एक समय वह निक्षेपित भाग अपने आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाता है तो वो एक पठार का रूप ले लेता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे पवन चलती है, हवा, ठीक है, हवा में क्या होती है, ये धूल मिट्टी अपने साथ उड़ा के लाती हैं। तो कई बार क्या होता है, धूल मिट्टी एक जगह कलेक्ट होते रहते हैं, जमते रहते हैं और बहुत दिन के बाद में वो आसपास का जो लैंड होता है, प्लेन, उससे वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो जो ऊपर उठे हुए दिखते हैं उसी को हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, वो एक पठार का रूप ले लेता है। दोस्तों अगर इस पवन से बने हुए पठार के एग्जाम्पल की बात करें तो जो चीन है, चाइना का लोयस पठार, ये एक पवन से बना हुआ पठार है। दोस्तों अब हम देखते हैं पठारों के प्रकार। पठार कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है अंतर पर्वतीय पठार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक पर्वतों के बीच में जो पठार बने होते हैं उसको हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतपदीय पठार। इसका मतलब होता है पर्वत के पैर के पास, ठीक है, यानी कि पर्वत तल व मैदान के बीच में पठार। एक जगह पे पर्वत है, उसका जो बेस है और मैदान है, मैदान और पर्वत के बीच में जो पठार बने होते हैं उसको पर्वतपदीय पठार कहते हैं। एक होता है महाद्वीपीय पठार। जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने फिगर में देख सकते हैं, पृथ्वी के अंदर लैकोलिथ जो जमा होता है वो कई बार क्या होता है, उभर जाते हैं और पृथ्वी की सतह पे आ जाते हैं। तो ऐसे समय में जो पठार बनते हैं उसे हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं। दोस्तों लैकोलिथ क्या होता है आपको पता है? लैकोलिथ से आशय है कि जब मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह को जोर जोर से ऊपर की ओर पुश करता है तो पृथ्वी की सतह उभर आती है। तो ये जो उभरन का काम है वही हमारा लैकोलिथ के कारण होता है। अगला देखते हैं तटीय पठार। इसमें क्या होता है, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। समुद्र के जब हम तटीय भाग में जो पठार देखते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने हवा के बारे में बताया कि हवा जो करते हैं अपने साथ में धूल मिट्टी के कण उड़ा के लाते हैं, सेम ऐसे ही समुद्र भी करते हैं। समुद्र जब बहते हैं तो उनके साथ में बालू के कण और धूल मिट्टी उनके साथ भी आते हैं और जब एक जगह होते रहते हैं तो वो कलेक्ट हो जाते हैं और वो बन जाते हैं पठार। ठीक है, तो समुद्र के कारण भी पठार बनते हैं, उसको कहते हैं तटीय पठार। वो समुद्र के किनारे ही बनते हैं। लास्ट में हम देखते हैं गुंबदाकार पठार। वलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार गुंबदाकार होते हैं। वलन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा एक ब्लॉक है और इस पे अगर हम इधर से भी फोर्स लगा दें और इधर से भी फोर्स लगा दें, दोनों साइड से जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, और उठने के बाद में अगर वो चोटी नुमा बन गया इस तरीके से तो उसको हम पहाड़ की संज्ञा दे देंगे। लेकिन अगर वो चोटी नुमा ना बन करके इस तरीके से बनता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद में ऐसे बन जाता है जो एक पठार का रूप ले ले, तो ये जो ऊपर सपाट होने के कारण इसको हम पठार बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो गुंबदाकार पठार भी आप जान गए। एग्जाम्पल की बात करें तो रामगढ़ गुंबद इसी टाइप का पठार है। ठीक है, वो एक पठार है लेकिन गुंबदाकार पठार है। अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लेट्यू। ठीक है, पहला नंबर पे ये देखते हैं दोस्तों, ये जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो इसको ज़रूर पढ़ना है। और ये मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, पठार किसे कहते हैं? धरातल का विशिष्ट स्थल
जो अपने आसपास की ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट हो पठार कहलाता है। तो दोस्तों अगर कहीं पर आपको लिखना है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो रहा है और आपसे कहीं पूछ लिया जाए पठार क्या है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो आप यही आंसर लिखेंगे, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के ज़मीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसकी ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट होता है पठार कहलाता है। पहाड़ एवं पठार में क्या अंतर होता है? दोस्तों यहाँ पे अब आप देखिए दोनों में क्या अंतर है। पहाड़ का शिखर होता है जबकि पठार का कोई भी शिखर नहीं होता है। पठार पहाड़ों की तरह ऊंचे तो होते हैं परंतु ये ऊपर से समतल मैदान रूपी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया होगा सब कुछ कि पहाड़ का शिखर होता है लेकिन पठार का शिखर नहीं होता है। पठार जो होते हैं वो पहाड़ की तरह ऊंचे तो होते हैं लेकिन इनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो समतल मैदान रूपी होता है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट है हमारा, पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों लगभग 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। पामीर का जो पठार है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे दुनिया का छत भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दुनिया का छत किसे कहते हैं, तो आपको कहना है पामीर के पठार को दुनिया का छत कहते हैं। किस पठार का क्षेत्रीय विस्तार विश्व में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार वाला पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार जो कि 7.8 लाख वर्ग मील है। 7.8 लाख वर्ग मील, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा पठार होगा तिब्बत का पठार। किन पठारों को मर्ग या फिर मार्ग कहा जाता है? तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में हिमानी निपेक्ष के समय छोटे छोटे पठारों का निर्माण होता है। इसे मर्ग या फिर मार्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं कि जब बर्फ़ गिरती है तो कई बार छोटे छोटे पठारों का निर्माण हो जाता है, तो इसे ही मर्ग या फिर मार्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। अब दोस्तों जीर्ण या फिर विर्ध पठार की पहचान किससे होती है? वो होती है मेसा से। अब आप सोच रहे होंगे मेसा क्या है? तो दोस्तों कठोर चट्टानों से निर्मित सपाट संरचनाएं जो पठार पर अवशेष के रूप में अपरदन के प्रभाव के बावजूद बची रहती हैं मेसा कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कठोर चट्टानों से निर्मित सपाट संरचनाएं हैं जो पठार के ऊपर अवशेष के रूप में अपरदन के बाद भी बची रह गई हैं, अपरदन के बाद में जो बचे रह गए हैं, ठीक है, वो मेसा कहलाते हैं। एक ऐसी चट्टानें जो अपरदन के बाद भी पठारों पर बची रह गई हैं उसे हम मेसा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं। सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण भारत में कौन सा पठार है? भारत का कौन सा पठार है जिसे सीढ़ी नुमा पठार कहते हैं? तो वो है विंध्य का पठार। ठीक है, तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसका समुद्र तल से औसतन 16,000 फीट ऊंचा है। जो तिब्बत, ठीक है, तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी समुद्र तल से जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 16,000 फीट ऊपर है। जब वृद्ध पठार अकस्मात युवा अवस्था में आ जाता है तो उसे पुनर्यवनीय पठार कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है जो पठार होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ठीक है, उनका अक्षय पर्दन होने लगता है जिससे कि वो नष्ट होने लगते हैं, अवशिष्ट होने लगते हैं। लेकिन कई बार प्राकृतिक कारणों से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो फिर से जीवित हो जाते हैं। जीवित होने का क्या मतलब है कि जो पहले टूटने की क्रिया होने लगती थी वो अब टूटना बंद हो जाते हैं और एक बिल्कुल अच्छे पठार की तरह दिखने लगते हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो इसको कहते हैं पुनर्यवनीत पठार। ठीक है, रांची का जो पार प्रदेश है वो एक ऐसा ही पठार है, वो इसी पठार का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि जो पठार होते हैं उनसे झरनों का निर्माण होता है।
ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारा मान लीजिए एक लैंड है और इस पे पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बह रहा है। लेकिन जब यहाँ से मान लीजिए किसी कारण से ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया, ठीक है, अब ये हमारा अर्थ है और हमारा ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा हमारा ऊपर उठ गया है। अब जो पानी यहाँ पे बह रहा था दोस्तों, यहाँ पर, अब वो पानी यहाँ बहेगा। पानी बहने के बाद में ऐसे पानी गिरने लगेगा और ये हमारा बनता है झरना। तो जो झरने होते हैं वो कई बार इसके कारण बनते हैं, ठीक है। जो हमारा पठार होता है, पठारों से झरनों का निर्माण होता है कई बार। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो झरना इसी से बना हुआ है। ऐसे ही पठार के कारण इस झरने का निर्माण हुआ है, ठीक। तो आई होप अब आपको पठार में सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर वीडियो में कोई कमी है, आपको ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका उत्तर देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।